Hello class, today we start in electric dipole. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एक बार मैं उसको रिकैप देता हूँ यहाँ पे, बस 2-3 मिनट लगते हैं, समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब बताया था एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें क्या होता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस, टू इक्वल मतलब टू चार्जेस बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ रही है। और क्या होता है स्मॉल डिस्टेंस पे अगर प्लेस कर दिया जाए तो वो जो अरेंजमेंट होगा उसी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो याद रखना है एक ऐसा सिस्टम या अरेंजमेंट जिसमें टू चार्जेस वो भी इक्वल मैग्नीट्यूड के। बात समझ में आ रही है ना। अगर क्या होगा यहाँ पे इक्वल मैग्नीट्यूड है और स्मॉल से प्रेशर पे या स्मॉल डिस्टेंस पे प्लेस किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल। वन थिंग। अब दूसरा बोला था यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। समझे यहाँ पे बच्चे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अबाउट बताया था मैंने कि अगर मान लो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है यहाँ पे 2a। तो ये डिस्टेंस अगर स्मॉल होगा तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज। बात सही आ रही है ना। मतलब इन दोनों में से किसी भी चार्ज के मैग्नीट्यूड का और मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेस। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज टू सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बात समझ आ रही है ना। तो वो क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बराबर होगा। अब इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके फर्दर मैंने वेक्टर फॉर्म बताया था, तो वेक्टर फॉर्म ऐसे समझाया था यहाँ पे, याद करो 2qa वेक्टर। समझो यहाँ पे a वेक्टर यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है। a का मतलब क्या है सेपरेशन। अब सेपरेशन विद डायरेक्शन दिखा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन दिखा सकते हो, अगर इसमें डायरेक्शन दिखा रहे हो तो यहाँ भी दिखा सकते हो। लेकिन 2 और q ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे 2 भी और q भी, ये दोनों पॉइंट अगर देखा जाए तो 2 क्या होता है यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और q क्या होगा तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी होता है। तो दोनों का डायरेक्शन नहीं होता। समझ में आ रहा है ना। इसलिए क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में डायरेक्शन रहेगा। अब वन थिंग और यहाँ पे मैंने इसके यूनिट के अबाउट समझाया था और डायरेक्शन का याद करो तो एनपी बोला था। एनपी का मतलब क्या होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब डायरेक्शन अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का देखा जाए तो नेगेटिव टू पॉजिटिव आएगा। इस तरीके से एरो से समझ में आ रहा होगा। और ये भी समझाया था कि आपकी लाइफ में कोई टीचर ऐसा पढ़ाया हो आपको एनपी कर गया तो उन सर के नाम से आप याद कर सकते हो। अगर नहीं पढ़ा है तो ऐसे नॉर्मली आप याद रखना है यहाँ पे एनपी मीन्स क्या होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये याद रखना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन हो जाता है। इसके फर्दर क्या होता है यहाँ पे इसका यूनिट समझाया था। यूनिट के बेसिस से डायमेंशन निकाल सकते हो, क्वेश्चन भी समझा दिया था। तो ये थोड़ा सा रिकैप था 3 मिनट का 4 मिनट का, जिससे आपको ये समझ में आया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात समझिए जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है किसी चार्ज के कारण, किसी स्फेरिकल सेल के कारण, या क्या होता है रिंग के कारण आपने फाइंड किया। ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो किस पॉइंट पे फाइंड करना है। तो ध्यान देना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल में फर्स्ट जो है वो एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का मतलब समझना है यहाँ पे अगर ये डाइपोल है समझो यहाँ पे और ये नेगेटिव चार्ज, ये क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो एक्सिस इस सिस्टम का क्या होगा तो याद रखना है इसको एक्सिस बोलो कि एक नहीं एक ऐसी लाइन जो दोनों के क्या होते हैं यहाँ पे, ये याद रखना है यहाँ पे इस डाइपोल का अगर देखा जाए ये लाइन क्या होता है यहाँ पे एक्सिस का रोल प्ले करता है। तो इस एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे अगर निकाल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो याद रखना जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करोगे तो ये पॉइंट क्या बोला जाएगा यहाँ पे एक्सियल पॉइंट। इसी को बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन। अब समझो एंड ऑन पोजीशन क्यों बोलते हैं। तो ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर देखो सेपरेशन दोनों के बीच में 2a है, नेगेटिव चार्ज है, दूसरा क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से P पॉइंट है जिसमें हमको क्या मालूम करना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए यहाँ पे कॉन्सेप्ट
तो एक्सियल पॉइंट का मीनिंग समझाया, क्योंकि ये क्या होता है यहाँ पे एक्सिस होता है डायपोल का। तो अगर एक्सिस होता है तो एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो उसको तो एक्सियल पॉइंट बोलेंगे। दूसरा एंड ऑन पोजीशन क्यों बोलते हैं, तो एंड ऑन पोजीशन का मतलब होता है कि चार्ज के एंड पे ये पॉइंट आ रहे हैं, चार्ज के एंड, ये चार्ज है ना, चार्ज के एंड पे अगर पॉइंट आ रहे हैं तो इसलिए इस पॉइंट को क्या बोलते हैं यहाँ पे एंड ऑन पोजीशन। तो दो तरीके से क्वेश्चन आता है, कभी कभी एंड ऑन पोजीशन के लिए बोलते हैं तब भी सेम ही रिजल्ट आता है, या फिर एक्सियल पॉइंट के लिए पूछता है सेम रिजल्ट रहेगा। और रिजल्ट कैसे निकलता है तो समझना है यहाँ पे। अगर इस डायपोल के सेंटर की बात करूं मैं, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, डायपोल का सेंटर कहाँ होगा, मिड पे होगा कि नहीं। मान लो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना दे रखा है यहाँ पे r, समझो यहाँ पे बच्चे, इसके डायपोल के सेंटर से ये डिस्टेंस क्या होता है पी पॉइंट पे कितना दे रखा है यहाँ पे r। तो आप मुझे बताओ नेगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। मान लो नेगेटिव चार्ज के कारण मैं बात करूँ यहाँ पे, और ये मान लो फर्स्ट चार्ज है और ये मान लेते हैं अपन सेकेंड चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, हमेशा याद रखना नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स होता है, और पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या होती है यहाँ पे अवे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो आप मुझे खुद बताओ, आप यहाँ पे सोच के कि इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे किधर होना चाहिए, टुवर्ड्स आना चाहिए कि नहीं। तो टुवर्ड्स आएगा तो यहाँ पे इवन बोल सकता हूँ। ऐसे ये चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है यहाँ पे इस पॉइंट पे इधर आता है कि नहीं। तो ये क्या होता है यहाँ पे E2। अब नेट अगर देखा जाए तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो जो ग्रेटर वैल्यू होगा उससे लेस वैल्यू को माइनस कर दो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आता है। तो जरूरत क्या है हमें E1 और E2 निकालने का। तो सबसे पहले काम क्या किया हमने E नेट निकालने जा रहे हैं, मतलब इस पूरे डायपोल के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मालूम करने जा रहे हैं। लेकिन फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी क्या होती है कि यहाँ पे ये सोचना है आपको अच्छे से कि भाई ये चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर दिखाएगा, टुवर्ड्स, ये चार्ज किधर दिखाएगा अबे। बात समझ में आ रही है, अबे क्यों दिखा रहे हैं, पॉजिटिव से हमेशा अबे रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव से क्या रहता है यहाँ पे टुवर्ड्स। अगर इतना समझ में आ रहे बच्चे तो यहाँ पे वैल्यू लिखना शुरू करो। अब E1 का मतलब समझो यहाँ पे K Q। अब चार्ज का मैग्नीट्यूड समझो कितना है Q। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, सोचो अच्छे से। अगर ये डिस्टेंस 2a है तो क्या यहाँ पे इस डिस्टेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक का a और यहाँ से यहाँ तक ऑल्सो क्या हो जाएगा यहाँ पे a। समझो यहाँ पे क्या बोला मैंने, यहाँ से यहाँ तक भी ऑल्सो क्या हो जाएगा यहाँ पे a। तो अगर ये डिस्टेंस a और a आ रहे हैं तो इस चार्ज के कारण, ध्यान देना, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो मैंने दिखा दिया। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा, तो आप सोचो ये a है और प्लस r, अरे इतना r है और इतना a, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा r प्लस a। हाँ या ना, यही तो होगा ना। और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ अगर देखा, सॉरी यहाँ से यहाँ तक का देखा जाए तो ये r है और ये a है, तो ये कितना बचेगा r माइनस, पहले इतना देख लो यहाँ पे E1 का वैल्यू देखो यहाँ पे r प्लस क्या लिखते हैं यहाँ पे a का होल स्क्वायर। अब बात करते हैं यहाँ पे E2 का। E2 का मतलब होता है इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखा जाए तो यहाँ पे सोचो ये डिस्टेंस आपको निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा, ये डिस्टेंस अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे r माइनस क्या होता है यहाँ पे a आना चाहिए कि नहीं भाई। ये डिस्टेंस अगर r है और ये a है तो ये कितना बचेगा, टोटल में से इतना माइनस कर दो, कितना आ जाएगा r माइनस a। और चार्ज कितना दे रखा है क्यों, तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई मैग्नीट्यूड यूज करेंगे। तो k q y कितना हो जाएगा यहाँ पे r माइनस a का होल स्क्वायर। बच्चे इन दोनों रिजल्ट में ग्रेटर वैल्यू कौन सा है। अब सोचो यहाँ पे कंपेयर अगर किया जाए तो ये तो वैल्यू न्यूमरेटर कम है ना, सॉरी डिनोमिनेटर, और ये तो ज़्यादा है। अगर ये वैल्यू ज़्यादा होगा तो ये वैल्यू क्या होगा कम, और ये वैल्यू अगर ज़्यादा है कम है तो ये वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ से रिजल्ट क्या होता है, यहाँ पे E2 इज ग्रेटर देन क्या होगा यहाँ पे E1, ये निकल के आता है कि नहीं। अब इसका रीजन क्यों यहाँ पे निकाल रहे हैं ऐसे, इसका कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एट पॉइंट P अगर देखा जाए तो यहाँ पे बिट डायरेक्शन लिखोगे, यहाँ पे E2 का वैल्यू ज़्यादा है E1 का, तो इन टोटल देखा जाए तो E2 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे E1। समझो अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे इस पॉइंट पे इधर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इधर 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, का मतलब इस पॉइंट पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है। तो या तो ऐसे बोल दो आप कि 10 माइनस 5
इज इक्वल टू 5 न्यूटन और डायरेक्शन इधर को रहेगा। या फिर आप ये सोचो कि इस 5 को इधर माइनस करके देन ऐड कर लो, बात तो एक ही है ना। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डायरेक्शन में नेगेटिव साइन दिखा दिया। अब वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, E2 का वैल्यू कितना दे रखा है, के क्यू बाई क्या होता है यहाँ पे r माइनस ए का होल स्क्वायर, और इधर क्या होता है यहाँ पे माइनस साइन, और इधर क्या होता है यहाँ पे के क्यू बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब ये ध्यान देना यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, तो के क्यू और इधर 1 बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और इधर क्या होता है यहाँ पे माइनस 1 बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखना बच्चे क्या करना होगा यहाँ पे, और देखो यहाँ पे सॉल्व कैसे, और ये नोट करते चलना साथ साथ, ठीक है ना। ध्यान देना यहाँ पे ई नेट का वैल्यू अगर देखा जाए तो कितना आ रहा है यहाँ पे, तो के क्यू और इन ब्रैकेट 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, समझा कि नहीं। और फिर क्या होता है यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, ये टोटल स्क्वायर लग रखा है। अब देखो यहाँ पे इस चीज को थोड़ा और अच्छे से एक्सपांड करेंगे तो ये के क्यू होगा, ये चीज इधर मल्टीप्लाई और ये चीज इधर जाएगा, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, डिवाइडेड बाई। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको पता होगा, आर माइनस ए आर प्लस ए, ये किसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला याद करो बच्चे। तो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसी तरीके से आप देखो 2 बार r माइनस ए आ रहा है, 2 बार r प्लस ए आ रहा है, क्या यहाँ पे r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं, अच्छे से चेक करना। एक r माइनस ए से एक r प्लस ए एक बार लिखा, फिर r माइनस ए से r प्लस ए, दोबारा से वही सेम वैल्यू और दोनों को मल्टीप्लाई, सेम रिजल्ट आ जाएगा नहीं। इसको सॉल्व करोगे तो ये पता है आपको कि ये रिजल्ट कितना देगा, ध्यान देना यहाँ पे। ये अगर सॉल्व किया जाए तो r प्लस ए का होल स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट कितना होता है यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ar, समझा। और इधर क्या होता है यहाँ पे r माइनस, तो मैं यहाँ पे के क्यू लिखता हूँ, ये पूरा ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या होता है यहाँ पे 2ra, और माइनस यहाँ पे इसको ओपन कर लो। इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे ध्यान देना ये क्या होगा, r माइनस ए, एक स्टेप ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, समझ आ रहा है ना। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से ओपन करो यहाँ पे, के क्यू ये ब्रैकेट, तो ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस क्या होता है 2ar, अच्छे से सॉल्व करके चेक करना, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इधर क्या होता है यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 2ar, सॉल्व करके चेक कर लेना इसे। और ये यहाँ पे होल स्क्वायर लगता रहेगा साथ में, सॉरी ये क्या होता है यहाँ पे होल स्क्वायर। अब ये चीज क्या होगा, कैंसिल होगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे इसको अगर नोट कर लिया हो तो ध्यान देना यहाँ पे ये रिजल्ट क्या आ रहा है यहाँ पे, उधर आप अच्छे से पॉज करके वीडियो नोट कर लेना। और ये एक एक स्टेप सिखा रहा हूँ, ऐसे आपको बताऊँ, यहीं से मैं डायरेक्ट रिजल्ट ये लिख सकता था, बट मैंने रिजल्ट नहीं लिखा ताकि आपको समझ में आए ई नेट का वैल्यू किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ध्यान देना यहाँ पे ये क्या हो सकता है, यहाँ पे के क्यू और इन ब्रैकेट क्या होता है यहाँ पे 4ar, समझ आ रहा है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब समझो यहाँ पे, यहाँ से चाहता तो डायरेक्ट रिजल्ट लिखता, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट हो जाता है किस तरीके से मैंने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के स्टेप जस्ट उधर समझाया, समझ में आ रहा है ना, अदरवाइज ये डायरेक्ट स्टेप लिखा जाता है। अब एक चीज ध्यान दे रहा हूँ कि यहाँ पे ये क्या होता है यहाँ पे k, और इधर क्या होता है यहाँ पे 2 बाहर ले लो, और 2a, और ये क्या होता है यहाँ पे q, और इधर क्या होता है r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बताओ ये चीज क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो क्या यहाँ पे ये चीज 2k pr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर रिजल्ट आएगा कि नहीं। कहने का मतलब एक्सियल पॉइंट पे अगर देखा जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे 2k pr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से एक रिजल्ट भी निकाल रहा हूँ, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो सारी चीजें, समझ में आ रहा है ना। एक रिजल्ट मैं फाइंड कर रहा हूँ, इस रिजल्ट को अच्छे से समझना है आपको। रिजल्ट ये आएगा यहाँ पे, अब तो समझ में आ गया होगा ना डायरेक्शन वगैरह पूरा, इधर डायरेक्शन क्या होता है यहाँ पे E2 है, E1 है, और ये डायरेक्शन क्या होता है यहाँ पे E2 है, ये डिस्टेंस क्या होता है यहाँ पे R है, ठीक है ना। ये पूरा यहाँ पे पूरा से सीधा, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर मालूम हो गई अच्छे से तो समझो यहाँ पे
इफ आर इज मच मच ग्रेटर देन ए। समझो कंडीशन क्या है, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में समझा दिया था कि ये जो सेपरेशन होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत ही स्मॉल होगा तो डेफिनेटली क्या होता है, आर इज मच ग्रेटर देन क्या आएगा यहाँ पे ए। अगर आर इज मच ग्रेटर देन ए आएगा तो डेफिनेटली रिजल्ट क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये चीज, अब आर स्क्वायर इसका ये ए नेग्लेजिबल हो जाएगा कि नहीं, आर स्क्वायर की कंपेरिजन में ए क्या होगा, नेग्लेजिबल, तो नेग्लेजिबल होगा तो ई नेट का वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 2kp आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ए तो 0 हो जाएगा ना, ए का वैल्यू बहुत कम है और ए स्क्वायर कम भाई 0.1 का होल स्क्वायर करोगे तो और वैल्यू कम हो जाता है ना, तो इसलिए ये वैल्यू और कम हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे 2kp और यहाँ पे r डिवाइडेड बाई r टू द पावर 4 कैंसिल करोगे यहाँ पे तो 2kp डिवाइडेड बाई r क्यूब इज द बेस्ट रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। यही रिजल्ट है बच्चे, ध्यान देना है आपको, यही रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे कि 2kp डिवाइडेड बाई r क्यूब। नोट कर लेना अच्छे से, ध्यान देना बच्चे। अब सेकेंड पॉइंट क्या होता है यहाँ पे, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या इसी को ब्रॉड लाइन ऑन पोजीशन बोलते हैं। समझो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, पूरे मैं अच्छे से समझा रहा हूँ यहाँ पे। अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है ना, ये क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, तो याद रखना इसके परपेंडिकुलर वो भी बाइसेक्टर लाइन पे एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो जो कि इसके परपेंडिकुलर हो 90 डिग्री पे, और बाइसेक्टर का मतलब हाफ हाफ डिवाइड कर रहे हो, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a और ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे a। समझा कि नहीं। अब यहाँ से क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट है और इसको मीट करा दिया यहाँ पे, अब इस पॉइंट का डिस्टेंस इसके सेंटर से कितना दे रखा है यहाँ पे r। देखो लास्ट लेक्चर लास्ट वाले पॉइंट पे देखो, एक्सियल पॉइंट पे भी सेंटर से ये डिस्टेंस लिया था, तो यहाँ पे r डिस्टेंस है और ये पॉइंट मीट करा दिया हमने, तो यहाँ पे इन दोनों चार्जेस के कारण अगर ये पॉइंट P है तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा यही मालूम करना है। अब याद रखना इसी को इक्वेटोरियल लाइन में बोलते हैं, इस लाइन को इक्वेटोरियल लाइन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड का मतलब क्या होता है, जो परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन में कोई पॉइंट लिया हो। तो याद रखना यहाँ पे तीन तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, तीनों का सेम रिजल्ट रहेगा। अब किस तरीके से फाइंड किया जाता है, अब मुझे बताओ इस चार्ज के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टूवर्ड्स आता है, तो यहाँ पे मान लो E1 है, इस चार्ज के कारण किधर को आएगा, इधर को आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये क्या होता है यहाँ पे E2। बट अगर ये ध्यान देना अच्छे से कि ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, अब ये P पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पे P पॉइंट पे नेट निकालना था, तो समझ में आ गया होगा आपको ये डिस्टेंस कितना होगा। अगर ये A है और ये R है तो क्या यहाँ पे ये R प्लस A का यहाँ पे रूट हो जाएगा, यहाँ पे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। समझो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ये रूट में क्या आना चाहिए, यहाँ पे R स्क्वायर प्लस क्या होता है यहाँ पे A स्क्वायर। कैसे आया, पाइथागोरस थ्योरम। ऐसे ये भी डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। थोड़ा सा लगे तो अच्छे से लिख सकते हैं इसको कि यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे R स्क्वायर प्लस क्या होता है यहाँ पे A स्क्वायर विद क्या होता है यहाँ पे रूट। अब यहाँ भी ये डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो क्या मैं यहाँ पे ये मान के चलूँ या ये सच है कि यहाँ पे E1 और E2 का वैल्यू सेम आना चाहिए, हाँ या ना। देखो यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन आपने दिखा दिया, अगर डायरेक्शन दिखा दिया तो यहाँ पे इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, इस चार्ज के कारण इधर आ रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्योंकि ये भी A लेंथ R डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट। अगर देखा जाए तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब ये भी लेंथ और ये भी लेंथ सेम है, चार्जेस के मैग्नीट्यूड भी सेम है, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम आना चाहिए, आंसर यस। तो इसलिए क्या होता है वैल्यू क्या आएगा, तो बच्चे देखना है यहाँ पे K और ये क्या होता है यहाँ पे Q। बात समझ में, चार्ज किसी का और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये क्या होता है R स्क्वायर प्लस क्या होता है यहाँ पे A स्क्वायर, और ये रूट है और रूट के साथ साथ यहाँ पे होल स्क्वायर लगेगा क्योंकि जो भी डिस्टेंस आता है उसको होल स्क्वायर लिखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये रूट कैंसिल आउट होता है। K क्या होता है यहाँ पे R स्क्वायर प्लस क्या होता है यहाँ पे A स्क्वायर। बच्चे यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि चलो ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सेम। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब समझो मैं जो समझाने चल रहा हूँ उसको समझना अच्छे से। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर अच्छे से देखो तो डायरेक्शन ऐसे आ रहा है कि नहीं,
अगर मैं यहाँ पे इस एंगल को थीटा बोलूँ तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ, और ये ध्यान देना यहाँ पे ये E2 होगा और ये क्या होता है यहाँ पे E1। तो ध्यान देना अगर इसको थीटा बोलता मैं तो यहाँ पे ये क्या होगा, और अगर ये थीटा होगा तो डेफिनेटली क्या होता है यहाँ पे ये क्या आएगा, यहाँ पे E2 cos थीटा। समझ आ रहा है? और एक चीज ध्यान देना यहाँ पे ये एंगल अगर देखा जाए तो इसके बराबर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। और समझ आ रहा है? दैट्स व्हाई क्या होता है यहाँ पे ये भी एंगल क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक है, तो अगर ये भी एंगल सेम होगा तो प्लस क्या होता है यहाँ पे E1 cos थीटा, जो x डायरेक्शन में कंपोनेंट है। y डायरेक्शन का कंपोनेंट अगर देखा जाए तो इधर आएगा क्या, यहाँ पे E2, और ये क्या होता है यहाँ पे sin थीटा, और ये क्या आता है यहाँ पे E2, और ये क्या होगा यहाँ सॉरी E1 sin थीटा। बट दोनों का मैग्नीट्यूड अगर देखो तो सेम है, तो ये चीज एक दूसरे को कैंसिल कर देगा कि नहीं, और ये दोनों ऐड होके नेट कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 2e, अगर मैं मान लूँ इसको e के बराबर तो ये कितना होता है 2e cos थीटा। समझ आ रहा है ना? ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, भाई E1 और E2 e के बराबर है, और e का वैल्यू k क्यू बाई कितना आ रहा है r स्क्वायर प्लस क्या होता है यहाँ पे a स्क्वायर। लगे तो इधर नोट कर लो। अच्छा ये तो खुद से मानना है, इसमें क्या जाता है आपका, समझ आ रहा है ना? तो यहाँ पे e के बराबर मान लो, तो यहाँ पे 2e cos थीटा। तो याद रखना यहाँ पे e नेट का वैल्यू कितना आएगा, तो e नेट का वैल्यू, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो रहे हैं ना, वही तो e नेट आ रहे हैं, तो e नेट बिकम्स टू कितना हुआ, तो बच्चे ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2e cos थीटा। यहाँ तक समझ में आया क्या? अब cos थीटा का वैल्यू समझा, यहाँ पे इस ट्रायंगल को देखो, यहाँ पे ध्यान से क्या करना है हमें, ध्यान से देखना है। यहाँ पे ये a है और ये थीटा है, ये क्या होता है r होता है, ये r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बच्चे देख के अगर बताओगे तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, क्या a बाई रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos थीटा के बराबर आना चाहिए कि नहीं? देखो बच्चे अच्छे से यहाँ पे ये चीज अगर देखा जाए cos थीटा इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई रूट r स्क्वायर प्लस क्या होता है यहाँ पे a स्क्वायर। ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा 2। अब ध्यान देना यहाँ पे, इसको थोड़ा इधर से लिखता हूँ कि लिखने में थोड़ा सा आसान रहेगा आपको, मेरे लिए थोड़ा सा सही रहेगा। ये क्या होता है यहाँ पे 2e cos थीटा, और समझना यहाँ पे क्या होता है, ये आएगा यहाँ पे 2 और इधर e का वैल्यू कितना आ रहा है, तो वहां से रिजल्ट देखो यहाँ पे k क्यू डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू यहाँ से रखोगे a डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे रूट r स्क्वायर प्लस क्या होता है यहाँ पे a स्क्वायर। अब आपको मैं बोलूँ यहाँ पे 2kq, और ये क्या होता है यहाँ पे a डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये ध्यान देना, ये डिवाइड करोगे तो यहाँ पे ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, तो ये यहाँ पे रिजल्ट देता है आपका, अगर ध्यान से देखोगे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पे पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3/2। 3/2 क्यों लिखा, इसका रीजन सुनना है यहाँ पे, इस पे पावर 1, इस पे 1/2, पावर ऐड करके 3/2 आएगा कि नहीं, तो ये रिजल्ट आ जाता है 3/2। अब ये तो ये दोनों मिला के मैं क्या डायरेक्टली यहाँ पे kp लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे kp के बराबर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना होता है यहाँ पे r स्क्वायर प्लस क्या होता है यहाँ पे a स्क्वायर। समझ आ रहा है ना? कोई यहाँ पे मिसिंग टर्म देख लेना अच्छे से, कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं अपन, अगर नहीं कर रहे हैं तो हाँ बोल देना, ठीक है, नहीं मिस कर रहे हैं सर, समझ आ रहा है ना? नहीं मिस कर रहे हैं तो ये रिजल्ट आना चाहिए कि नहीं, और ये किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 3 कितना होता है यहाँ पे 2, और ये क्या होता है यहाँ पे ई नेट के। अब यहाँ पे वही कंडीशन अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। यहाँ पे कंडीशन वही अपना पुराना जो एक्सेल के लिए लगाया था, एक्सेल के लिए क्या लगाया था हमने, तो समझना है यहाँ पे ये कंडीशन कि अगर इफ r इज मच ग्रेटर देन a, भाई जो डाइपोल का डेफिनेशन है कि a मच स्मॉलर, मतलब वेरी स्मॉल होता है, तो इसलिए r इज मच ग्रेटर देन a बोल सकते हो कि नहीं? अगर बोलोगे तो यहाँ पे क्या होगा, e नेट अगर देखा जाए तो इट्स बिकम्स टू kp डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में अगर देखो तो 3/2 में, तो ये टर्म नेग्लिजिबल हो जाएगा, नेग्लिजिबल होगा तो कितना बचेगा यहाँ पे kp डिवाइडेड बाई r स्क्वायर 3/2, 2 कैंसिल, kp डिवाइडेड बाई r क्यूब। इट्स द रिजल्ट ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल, यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट। तो याद रखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पे kp डिवाइडेड बाई r क्यूब। लेकिन कब, जब ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो बच्चे ये दो डेरिवेशन अच्छे से समझाया, जो बोर्ड पे भी
बोर्ड में भी पूछा जाता है, समझ में आ रहा है। बोर्ड के हिसाब से मैं बोलूँ यहाँ पे तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी रेशियो के फॉर्म में पूछेगा या न्यूमेरिकल कराऊंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। और आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। अगर अच्छे से प्रॉपरली किसी भी पॉइंट पे अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो यहाँ पे क्या होता है तो उसको बैक करके देख सकते हो और चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। थैंक्स।